हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हमारे पास है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर, जो कि हाल ही में हुआ है। इसका पूरा हल उत्तर सहित हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन देखते हैं। इसका कोड है NM01। पहला क्वेश्चन है क भारत भारती की रचना विधा है नाटक, काव्य, उपन्यास या कहानी। इसका जो सही उत्तर है वो है काव्य। भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य है। ख क्वेश्चन है हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शंस हैं विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा। इसका जो उत्तर है वो है राम कुमार वर्मा। ये हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ग क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान, परीक्षा गुरु, अलका या कंकाल। तो जो परीक्षा गुरु है ये लाला श्रीनिवास द्वारा रचित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। घ क्वेश्चन है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो इसका सही जवाब है मर्यादा। इसके साथ एक और पत्रिका होती थी टुडे नाम की, जो अंग्रेजी पत्रिका थी। इसको उसका भी संपादन संपूर्णानंद जी द्वारा ही किया गया था। ठीक। अंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी असफलताएं रचना की विधा है जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र या संस्मरण। तो ये मेरी असफलताएं ये बाबू गुलाब राय द्वारा आत्मकथा है। दूसरा क्वेश्चन है छायावाद युग की 4 विशेषताएं लिखिए। छायावाद युग की 4 विशेषताएं। तो छायावाद युग की कई विशेषताएं रही हैं, जैसे सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता। ऐसी कई विशेषताएं रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल के 4 रीतिमुक्त कवियों के नाम। तो रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों में थे शेख, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। ये सभी रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों के कवि थे। ग क्वेश्चन है तारसप्तक के संपादक कौन है। तो तारसप्तक का संपादन अज्ञेय जी द्वारा किया गया था, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और प्रथम संपादन वो 1943 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन दिया है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये पाठ का जो शीर्षक है वो है भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। इसलिए आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आप अपने तरीके से लिखें तो ही बेहतर है। ग क्वेश्चन है लेखक के अनुसार भाषा का उद्देश्य है। तो लेखक के अनुसार जो भाषा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो है समाज के भावों की अभिव्यक्ति को, विचार को सरल बनाकर, आसान बनाकर एक दूसरे तक पहुंचाना। यही लेखक के अनुसार भाषा का उद्देश्य होना चाहिए। घ क्वेश्चन है भाषा की सुबोधता से क्या आशय है। तो भाषा की सुबोधता का मतलब है कि जब हम भाषा के द्वारा सरलता से, आसानी से अपने भावों को व्यक्त कर सकें, दूसरे लोगों तक उसे आसानी से पहुंचा सकें और वे लोग उसको उसको समझ जाएं, उसी को भाषा की सुबोधता कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत लेखक के अनुसार भाषा की उपयोगिता कब सार्थक सिद्ध हो सकती है। भाषा की उपयोगिता तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब भाषा समसामयिक चेतना की छोटी छोटी सूक्ष्म कठिनाइयों को दूर करके विचारों की अभिव्यक्ति को सरल बना सके, तब कहीं जाकर भाषा की उपयोगिता सार्थक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर
निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जनन मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया है वो है कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये इसका जो शीर्षक है वो है नौका विहार और इसके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने इसको लिखा है। है रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। भावार्थ तो जो प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि है वो भावनाओं की सागर में डूब गया है और सोचने लगा है कि हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इस प्रकार से ये जो जीवन रूपी नौका का विहार निरंतरता से चलता रहता है। भावनाओं में डूबा हुआ कवि कहता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया हूँ। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे अमृतत्व प्रदान करता है। ग है कर्णधार तथा शाश्वत शब्द का अर्थ लिखिए। तो कर्णधार का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो या जिसे कोई मिटा ना सके। और सॉरी, कर्णधार नहीं, शाश्वत का मतलब है। और कर्णधार का मतलब है पार लगाने वाला, जिसको आप माझी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है। तो ईश्वर की अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है, ये उसका उत्तर होगा। जगजीवन के कर्णधार का आशय स्पष्ट कीजिए। जगजीवन के कर्णधार का आशय है संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले मल्लाह से है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आप इसको अपने मन से लिख लीजिएगा। मैं आगे ये सातवां क्वेश्चन पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के कथानक का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए पहले हम पंचलाइट के कथानक का संक्षिप्त वर्णन हम देखते हैं। पंचलाइट कहानी के कथानक का संक्षिप्त वर्णन। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपए बचे थे, जिससे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। उसी में कीर्तन का आयोजन किया गया। उस टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए आ गए, लेकिन प्रश्न उठा कि इसको जलाएगा कौन, क्योंकि खरीदने के पहले यह बात तो दिमाग में आई ही नहीं। लोगों ने यह निर्णय लिया कि दूसरी टोली के लोगों से नहीं जलाया जाएगा, भले ही वहीं पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर पर ढिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट ना जलने से सभी के चेहरे उतर गए। वहीं राजपूत टोली के लोग कहने लगे, सभी लोग कान पकड़कर 10 बार उठे बैठें, पंचलाइट जल जाएगा। लेकिन ऐसा मजाक को भी धैर्यपूर्वक सहना पड़ा। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, क्योंकि वह सलीमा का गाना गालियों में गाता रहता था और लड़कियों को छेड़ता रहता था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, इसलिए वह अपने न कहकर अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली सरदार तक यह बात पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन सभी लोग सोच में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। अंत में लोगों ने निर्णय लिया कि उसे बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। कई लोग गए,
लेकिन वह आया नहीं। अंत में गुलरी काकी झोपड़ी में गई और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा और पूछा, स्पिरिट कहाँ है? सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन होशियारी से गरी की तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट के जलने से लोगों के मन में प्रसन्नता आ गई। महावीर स्वामी की जय जय जयकार करते हुए कीर्तन शुरू हुआ। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत की निगाहों से उसे देखा। दोनों की नजरें चार हो गई। गुलरी काकी ने शाम को उसे खाने पर बुलाया। पंच भी अति उत्साहित होकर गोवर्धन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, तुम गाओ, खूब गाओ सलीमा का गाना। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने समर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। आठवां क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो इसका जो ये लिया गया है सुभाषित रत्नानी पाठ से, उसका शीर्षक है। इसका अर्थ है कि जैसे बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र अर्थात पठन पाठन में व्यतीत करते हैं, वहीं मूर्ख लोगों का समय जो है वो व्यसन, निद्रा अथवा कलह में ही बीतता है। यही इसका जो हिंदी अनुवाद है वो होगा, तात्पर्य। अथवा है इसी में, या तो आप इसका लिखें या फिर अथवा करके जो दिया है इसका, तो मैंने एक बता दिया, एक ही लिखना है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब होता है वस्तु कम और मांग अधिक। जैसे वाक्य प्रयोग अब इसका करना है तो जो आप लिख सकते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए जितनी वैकेंसी नहीं, उससे ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक अनार 100 बीमार। दूसरा है इसी में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलती न मानकर सामने वाले को ही दोषी ठहराना। लोहा लेना, लोहा लेना मतलब मुकाबला करना, सामना करना। शिवाजी ने मुगलों से अकेले लोहा लिया था। टोपी उछालना, अपमान करना। ये इसका जो अर्थ है वो होगा। ख है इसी का 9वें क्वेश्चन का, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कर, तो कर मतलब हाथ भी होता है, किरण होता है, टैक्स भी होता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। दूसरा है कनक, कनक सोना, गेहूँ, ये दोनों हो जाएगा, धतूरा भी हो सकता है। मित्र, मित्र मतलब दोस्त, सूर्य भी हो जाएगा और सांप भी हो जाएगा। तो इन सब के ये सब अर्थ हैं। 2 अर्थ आपको अलग अलग लिखने हैं। ग है, निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन और विभक्ति लिखिए। राज्ञे, आत्मने, जगते। तो आत्मने का हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और जगते में भी हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसमें से भी आपको किसी एक का ही लिखना है। ये हो गया आपका। अब अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सूर्योदय, तो इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, गुण संधि हो जाएगा। नरेंद्र, नरेंद्र का भी संधि विच्छेद नर प्लस इंद्र, गुण संधि इसमें भी हो जाएगा। पावकः, इसमें आपका अयादि संधि हो जाएगा पौधन अकह। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रोगी का प्राण निकल गया। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा रोगी के प्राण निकल गए। रोटी मोहन ने खाई, मोहन ने रोटी खाई, ये होगा इसका शुद्ध वाक्य। एक फूल की माला लाओ, ये भी अशुद्ध है, इसको कैसे लिखेंगे? ये होगा फूल की एक माला लाओ, इसका शुद्ध वाक्य। मैंने रो दिया, ये भी सही नहीं लग रहा है, मैं रो दिया इसका सही हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन है, हास्य अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यमक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा अथवा कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रस
रस, अलंकार, छंद, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 11वां और 12वां क्वेश्चन बता देता हूँ। अपने नगर में स्वच्छता एवं सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और 12वां क्वेश्चन अथवा करके दिया है, तो एक ही लिखना है। तो ये एक मैं बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप ज्वाइन करके वहाँ से देख लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। स्वच्छता अभियान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में प्रजातंत्र का भविष्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसमें मैं आपको आतंकवाद समस्या और समाधान बता रहा हूँ। ठीक, 11वें में अपने नगर में स्वच्छता एवं सफाई नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र, और आतंकवाद समस्या और समाधान ये बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आइए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, मुंगेर बिहार। आपका जो भी एड्रेस हो आप यहाँ लिख सकते हैं। विषय, नगर की सफाई हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। महोदय, निवेदन है कि मैं वार्ड संख्या, जो भी आपका वार्ड हो, 11 मोहल्ला, उसके बाद आपके मोहल्ले का नाम, का निवासी हूँ। इस मोहल्ले में सभी जगह गंदगी मिलना सामान्य बात हो गई है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। आवारा पशु इस ढेर को बिखेर कर क्षेत्र की दृश्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नालियों में अक्सर गंदा पानी भरा रहता है, जहां मच्छर पनप रहे हैं। यदि सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो डेंगू फैलने की आशंका है। अतः महोदय से अनुरोध है कि नगर की स्वास्थ्य अधिकारी को हमारे मोहल्ले की सफाई व्यवस्था सुचारू करने का निर्देश दें। सफाई कर्मी पूरे सप्ताह में केवल एक दिन ही काम करते हैं, और ऐसा तभी हो पाता है जब उनके कार्य का निरीक्षण करने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आता है। अतः महोदय से अनुरोध है कि इस मोहल्ले की उपयुक्त समस्याओं पर नज़र रखते हुए मोहल्ले की सफाई का प्रबंध किया जाए। नीचे आप डेट लिख देंगे, दिनांक, यहाँ पर डेट, फिर भवदी, आप अपना नाम यहाँ लिख देंगे, मोहल्ला और जो भी वार्ड नंबर हो और पता हो आप लिख देंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन था निबंध, ये देखते हैं। आतंकवाद समस्या और समाधान, इस पर निबंध लिखना है। तो आतंकवाद का अर्थ हेडिंग बनाएंगे। आतंकवाद पूर्णतया अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का विभत्स रूप आतंकवाद है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज है और न ही कोई राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थांध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्त के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। आतंकवाद के कारण और उद्देश्य। अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही बताता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहते हैं। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है, जिसके पीछे एक घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षा होती है। भारत में आतंकवाद। आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। हालत यहाँ तक पहुंची है कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ होने की पुष्टि हुई है। ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दोनों दिन उठता ही जा रहा है। दिनों दिन उठता ही जा रहा है। पंजाब और असम इस संत्रांश के कुछ समय पहले ही बाहर आए हैं।
कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी व्यथा कथा को सुना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके मुंह पर मात्र अपने देश के देशद्रोहियों के हाथ नहीं हैं, अपितु कई विदेशी देशों के भी हाथ हैं। आतंकवाद की लगी हुई आग में वर्षों से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी शांत भी नहीं हुई थी कि भारत का एक कोना कश्मीर करा उठा और कहने लगा कि मुझ पर मेरे अपनों के ही खंजर भोंके जा रहे हैं। उस दिन तो कश्मीर के मुख पर कालिख ही वहाँ के कुछ आतंकवादियों ने पोत दी, जब उन लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री की युवा अविवाहिता पुत्री का अपहरण कर उसकी रिहाई के बदले उन कैदी आतंकवादियों को रिहा करा लिया, जो अपने मुंह की कालिख कश्मीर के कपोल पर पोतने का प्रयास कर रहे थे। आज भी ऐसे कुछ कश्मीरी कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ का हैं और गाते पाकिस्तान का हैं। अपनी माँ को दूसरे के हाथों सौंपने की बात करने वाले कुपुत्रों को कश्मीर कभी माफ़ नहीं कर सकता। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में आतंकवाद दिनों दिन पूरे जोर से बढ़ रहा है। आतंकवाद के अंत का उपाय। आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है, उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे देना चाहिए। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिए जाएं, जिससे वे हर स्थिति में स्वयं निर्णय ले सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए और उनकी निंदा हो। आतंकवाद के आश्रयदाताओं पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। भारत यदि यह समझता है कि राजनीतिक स्तर पर आतंकवाद की समस्या का समाधान है, तो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आवश्यक है कि समझौता सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं के सिद्धांत से प्रेरित हो। ऐसा समझौता कठिन हो सकता है, किंतु असंभव नहीं। तो दोस्तों, ये था क्लास 12th हिंदी हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर विथ फुल सॉल्यूशन। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप आगे किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग अपनी हिंदी की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस अनसॉल्व पेपर को खरीद सकते हैं। इसमें कुल 27 सेट हैं। सभी पेपर बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही हैं और सभी प्रीवियस ईयर पेपर हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं।